हेलो एवरीवन, आप सभी का फ्यूचर कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास, यानी कि कक्षा जो कक्षा 10वीं है उसके सोशल साइंस के सामाजिक विज्ञान के जो अ, विषय हम लोग लेकर आए हुए हैं, जिसमें हमने पिछले वीडियो में हमने अर्थशास्त्र को पढ़ा है। पिछले कई वीडियो में उसी के तहत आज हम लोग दूसरे विषय इतिहास के पहले चैप्टर को लेकर आए हैं। जो पहला चैप्टर है उसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, यानी कि हम लोग आज पढ़ेंगे इतिहास में यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि इस इतिहास में और यूरोप में राष्ट्रवाद में जब हम पढ़ेंगे तो ऐसे कौन कौन से बिंदुए हैं आज जो इसका हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि राष्ट्रवाद है क्या, यानी कि आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि राष्ट्रवाद है क्या, यूरोप में ऐसा क्या घटना घटी जिसके कारण राष्ट्रवाद उदय हुआ। दूसरा है फ्रांस में राष्ट्रवाद। ठीक है, एक घटना हुई फ्रांसीसी क्रांति जो फ्रांस में राष्ट्रवाद का कारण बना, उसके बारे में जानेंगे। उसके बारे में जानेंगे फ्रांसीसी क्रांति के बारे में जानेंगे, उसके बाद जानेंगे नेपोलियन बोनापार्ट का योगदान, यानी किसमें, फ्रांसीसी क्रांति में नेपोलियन बोनापार्ट का क्या योगदान रहा और नेपोलियन बोनापार्ट कौन था। अगला जानेंगे कि वियना कांग्रेस सम्मेलन, यानी कि वियना कांग्रेस सम्मेलन क्या है और उसमें क्या हुआ, यह सम्मेलन कहाँ रखा गया और उसमें किन किन देशों ने या किन किन ने भाग लिया, कौन से व्यक्ति थे नहीं जिसने भाग लिया। और अगला जानेंगे मीटरनिक व्यवस्था। तो यह आज के मुख्य बिंदु होंगे जिसको आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं राष्ट्रवाद के बारे में, और इसको ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रवाद क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रवाद क्या। देखते हैं राष्ट्रवाद, जिसको हम लोग कहते हैं नेशनलिज्म। नेशनलिज्म बोलते हैं राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद है क्या, देखते हैं। तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है, यानी कि राष्ट्रवाद भावना है, एक इमोशन है जो किसी विशेष सांस्कृतिक, यानी कि जो किसी विशेष सांस्कृतिक, सामाजिक तथा भौगोलिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की भावना जागृत करता है। तो राष्ट्रवाद क्या है, तो किसी विशेष क्षेत्र किसी विशेष सांस्कृतिक, सामाजिक और भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की परिवेश में रहने वाले लोगों की एकता की भावना को करता है, यानी कि एकता, एकजुट होने की भावना करता है। पर किस आधार पर, तो जैसे संस्कृति के आधार पर। तो बहुत सारे लोग हैं, संस्कृति का अर्थ होता है कि वहाँ का रहन सहन कैसा है, खान पान कैसा है, नहीं पहनावा ओढ़ावा कैसा है, यानी कि यह एक, और यह सब किस पे निर्भर करता है, भौगोलिक परिवेश पर निर्भर करता है कि वहाँ का कंडीशन कैसा है। सामाजिक परिवेश का मतलब वहाँ जैसे कि धार्मिक मान्यताएं क्या हैं, कोई जातिगत मुद्दे हैं क्या, इस आधार पर जब लोग इकट्ठे होते हैं तो उस भावना को जब कोई जो राष्ट्रवाद, समाजवाद, सामाजिक परिवेश, संस्कृति, इस आधार पर जब लोग इकट्ठा हो रहे होते हैं तो ऐसे अगर जिस समूह में उस प्रकार का जो इमोशन होता है, जो भावनाएं होती हैं, उसी भावना को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद के नाम से जानते हैं। तो राष्ट्रवाद क्या है, एक प्रकार का भावना है, इमोशन है। ठीक है, अगला, राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व का राजनैतिक जागृति का प्रतिफल है। यानी राष्ट्रवाद क्या है, तो आधुनिक विश्व, जो मॉडर्न वर्ल्ड है, ठीक है, उसकी राजनीतिक जागृति का फल है। यानी कि जो लोग राजनीतिक रूप से क्या थे, जागृत नहीं थे, यानी कि जागरूक नहीं थे, उसके प्रति जानकारियां लेना, या आज भी हमारे समाज में लोग राजनीतिक गतिविधियों को अच्छा नहीं मानते, इसलिए सब लोग को देखिएगा कहते हुए सुनिएगा कि राजनीति हो रहा है, राजनीति कर रहे हो, राजनीति नहीं करनी चाहिए, पर ऐसी बात नहीं है। तो आधुनिक दुनिया में लोग थोड़ा सा बढ़े और राजनीतिक जागृति लोगों में आई, वो उसी का प्रतिफल है, यानी कि उसी का जो प्रोडक्ट है कि लोगों में किस प्रकार की भावना जगी, राष्ट्रवाद की भावना जगी। तो आगे हम देखते हैं और क्या है। तो अगला है
इसी के क्रम में कि राष्ट्र, तो इसमें एक शब्द आएगा कि राष्ट्र क्या है, ठीक है, राष्ट्र है क्या। तो राष्ट्र एक ऐसा बड़ा समुदाय या जन समूह है, यानी राष्ट्र क्या है, तो समुदाय हो ना, या जन समूह, लोगों का क्या है, समूह हो, जो साझा इतिहास, यानी कि जिसका इतिहास एक हो, साझा मतलब मिला जुला इतिहास हो, संस्कृति यानी कि उनका रहन सहन, खान पान, पहनावा ओढ़ावा एक हो, भाषा या उनकी भाषा एक हो, या और मूलों के आधार पर एक गहरी भावनात्मक और सामूहिक पहचान साझा करते हैं। तो राष्ट्र क्या है, तो राष्ट्र लोगों का वैसा समूह है जो क्या करता है, अपना इतिहास साझा करता हो, या संस्कृति, भाषा, या कोई अन्य मूल्य नहीं, जो अपनी मान्यताएं हैं उसके आधार पर जब लोग इकट्ठे होते हैं, नहीं तो उन उन सब समूह को हम लोग क्या कहते हैं, उन समुदायों को हम क्या कहते हैं, राष्ट्र कहते हैं। तो राष्ट्र देखिएगा एक सबसे बड़ा टर्म है कि राष्ट्र कोई क्षेत्र नहीं है, राष्ट्र भी क्या है, जन समुदायों का समूह है, ठीक है। इसमें आपको एक समझना पड़ेगा कि अगर भारत को हम राष्ट्र मानते हैं तो भारत यह भौगोलिक क्षेत्र मिलने से नहीं बनता है, इसमें रहने वाले लोगों से भारत बनते हैं। अगर भारत की हम बात करें तो भारत रहने वाले लोगों से बनता है, न कि केवल यह क्षेत्र ही भारत कहलाता है। अगर यहाँ रहने वाले लोग ही उपस्थित नहीं रहेंगे तो फिर भारत का कोई महत्व नहीं रहता है। तो सबसे है कि कोई राष्ट्र क्या है, लोगों से ही मिलके बनता है। अगर वहाँ लोग ही नहीं हो, वहाँ लोग नहीं होंगे तो उस राष्ट्र की कोई महत्व नहीं है। इसी में एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे, फ्रांसीसी दार्शनिक, जिनका नाम था अर्नेस्ट रेनर, के अनुसार क्या कहते हैं राष्ट्र के प्रति, कि राष्ट्र एक लंबे प्रयास, राष्ट्र जो है एक लंबे प्रयास, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु है। यानी कि जब समूह क्या करता है, लंबी लड़ाइयाँ लड़ती है, त्याग करता है और निष्ठा का क्या है, चरम बिंदु है, तब जाके एक राष्ट्र का निर्माण होता है। आप भी जानते हैं, अगर हम भारत की बात कर रहे हैं तो भारत आज जो है उसके लिए लोगों ने आंदोलन करे, कितने त्याग हुए, नहीं, तब जाके आज भारत का निर्माण हुआ और भारत को हम एक राष्ट्र के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो अगला देखते हैं कि क्या है, अगला जो है आपके सामने है फ्रांस में राष्ट्रवाद, यानी कि फ्रांस जो है उसमें राष्ट्रवाद कैसे उदय हुआ, कैसे उसमें राष्ट्रवाद आया। तो देखेंगे राष्ट्रवाद का बीजारोपण यानी कि शुरुआत कह सकते हैं, यूरोप में जो राष्ट्रवाद का शुरुआत है और पुनर्जागरण काल से ही आरंभ हो चुका था। यानी कि आप देखिएगा कि जो यूरोप में राष्ट्रवाद था उसकी जो शुरुआत हुई थी, यानी कि बीजारोपण कहने का मतलब जो शुरुआत हुई थी वह पुनर्जागरण काल से हुआ था। पुनर्जागरण काल कब है, जब पूर्वी रोमन साम्राज्य को 1453 में ऑटोमन तुर्कों ने हराया और साम्राज्य को खत्म कर दिया। तब क्या हुआ कि वहां जो पूर्वी रोमन साम्राज्य में बसे यूरोपियन लोग जब भाग कर चले गए इटली के तरफ, तो वहां लोगों में यह हुआ कि कैसे हम हार गए। तो हारे तो अपनी कमियों पर विचार किए, तो वहां के लोगों में नए जो वहां की मध्यकाल में पनप रही कमियां थे उसके प्रति क्या हुआ, जागरूकता हुआ, वैज्ञानिक सोच विकसित हुए, और इसी घटना को हम लोग कहते हैं पुनर्जागरण। तो याद रखिए कि लोगों में जो राष्ट्रवाद था ना उसका तो बीजारोपण कब हो गया था, पुनर्जागरण में ही हो गया था, जो जिसको रेनेसांस भी बोलते हैं, रेनेसांस, ठीक है। 1789 यह एक समय है कि फ्रांसीसी क्रांति ने इसका उन्नत रूप प्रकट किया। यानी कि याद रखिएगा यह इस समय को कितना 1789 यह जो समय है, इस साल क्या हुआ कि फ्रांस की जनता, वहां के राजा और वहां के कुलीन वर्गों से त्रस्त होकर विद्रोह कर दिए, और इस विद्रोह के तहत वहां इसी विद्रोह को लोग कहा गया फ्रांसीसी क्रांति। यहाँ थोड़ा सा फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जाना गया। कौन सा पहला फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था, 1789 में हुआ था। और इसने क्या किया कि पूरी दुनिया को राष्ट्रवाद का या पूरे यूरोप को कह सकते हैं राष्ट्रवाद के बारे में बताया, और फ्रांस में राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई। लोगों ने अपने साझा इतिहास और इसके आधार पर वहां के
शासक से लड़ाई लड़ी। यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का विकास मुख्यतः फ्रांसीसी राज्य क्रांति से होता है। यानी कि यूरोप में जो भी अगर आप देखते हैं किसका राष्ट्रीयता, यानी कि किसी नेशन की कॉन्सेप्ट आया, राष्ट्र का कॉन्सेप्ट आया, यहाँ राष्ट्रवाद का जो कॉन्सेप्ट निकल के आया, वह मुख्यतः कहाँ से है? फ्रांस की राज्य क्रांति से आता है। तो यह दुनिया में अगर दो इवेंट देखा जाए अगर उसके पहले, तो पहला इवेंट था आपका 1453 यानी 1453 में क्या होना? पूर्वी रोमन साम्राज्य का पतन होना। और दूसरा जो मुख्य जो एक महत्वपूर्ण घटना घटी वो 1789 में क्या होना? फ्रांस की क्रांति होना, फ्रांस में क्रांति होना। यह दोनों इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना मानी जाती है और दोनों विश्व इतिहास में बहुत सारे बदलाव के लिए भी क्या है? जिम्मेवार है। बहुत सारे बदलाव हुए दुनिया में, जो भी आपको उपनिवेशवाद या जो भी पढ़ते हैं, यह घटना जिम्मेवार है उसके लिए। तो अगला देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति के कुछ देख लेते हैं। फ्रांस की क्रांति यूरोप के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना हुआ। तो यह फ्रांस की क्रांति हुआ कब? तो फ्रांस की जो पहली क्रांति थी वो 1789 में हुआ था। ठीक है। फ्रांस की क्रांति के अनेक कारण थे, बहुत सारे कारण थे। फ्रांस की क्रांति या कोई भी क्रांति होती है उसके कोई एक कारण तो होते नहीं है। कोई भी जब गुस्सा फूटता है उसके पहले कई छोटे छोटे घटनाएं घटती है, उसके बाद ही कोई चीज होता है। परंतु सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि मध्य वर्ग, यहाँ एक याद रखिएगा, मध्य वर्ग के लोग फ्रांस की राजनीतिक व्यवस्था से असंतुष्ट थे। यानी कि वह जो राजनीतिक व्यवस्था था जिसपे राजा और उनके आसपास काम कर रहे हैं बड़े कर्मचारी, जिसको कुलीन वर्ग कहा जाता था, उनका कंट्रोल था और वह आम जनता पर बहुत सारे अत्याचार करते थे। मतलब उनको दुख देते थे, उनसे कर ज्यादा लेते थे। ठीक है। तो वहां एक वर्ग का उद्भव हुआ जिसको मध्य वर्ग कहा जाता है। इसमें लोग कुछ पढ़े लिखे दार्शनिक या वकील या डॉक्टर, ऐसे जो पढ़े लिखे लोग जो आए और उन्होंने क्या किया, जो राजनीतिक व्यवस्था था उससे असंतुष्ट हो गए, माने असंतुष्ट हुए ना। और यह भी कि यह गलत है या कोई भी सोच पाए, उसके लिए कौन जिम्मेवार था? पुनर्जागरण, जो वह घटना थी। उस समय सभी लेखक, याद रखिएगा हमने बात कर लेखक, जो उसके बाद विचारक, उसके बाद दार्शनिक तथा सभी नेता मध्य वर्ग के थे। यानी कि जितने भी मध्य वर्ग निकला उसमें कैसे पढ़े लिखे लोग थे और वो इस राजनीतिक व्यवस्था को गलत मानते थे। इसी वर्ग ने क्रांति का नेतृत्व किया। यानी कि फ्रांसीसी क्रांति का जो नेतृत्व किया, लीड किया, वो किसने किया? तो यह कौन सा वाला? मध्य वर्ग। ठीक है। जिसमें आप कह सकते हो कौन कौन आता है? लेखक। ठीक है। आप सुनोगे विचारक, उसके बाद दार्शनिक, यह लोग थे जो क्या किए? इस फ्रांसीसी क्रांति को लीड किए। अगला देखिएगा, 1789 से 1815, 1789 ईस्वी से लेकर 1815 तक शासन पर मध्य वर्ग के लोगों का अधिकार रहा। यानी कि 1789 में जब फ्रांस की क्रांति हुई और 1815 में कहा जाता, नेपोलियन बोनापार्ट, एक जो अगला हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में, उन नेपोलियन बोनापार्ट का हार हुआ। इस दोनों घटना के बीच में, क्योंकि उसके बाद जब नेपोलियन बोनापार्ट का हार हुआ तो उसके बाद फिर से राजवंश की स्थापना की, बुर्बो राजवंश की स्थापना की गई। फिर पुनः वही व्यवस्था ला दिया गया। पर इस दोनों के बीच में शासक रूप में कौन आगे आए? तो मध्य वर्ग के लोग आए ना। तो उसी में से एक व्यक्ति था जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। तो देखते हैं नेपोलियन बोनापार्ट का योगदान किसमें? फ्रांसीसी क्रांति में नेपोलियन बोनापार्ट का योगदान आप कह सकते हैं। ऐसा आपसे प्रश्न पूछा जाए कि फ्रांसीसी क्रांति में नेपोलियन बोनापार्ट का क्या योगदान था, तो जानिए। नेपोलियन बोनापार्ट क्या था? तो कौन था? तो नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1769, यानी कि 15 अगस्त 1769 में क्रूसिका द्वीप में हुआ था। यानी कि एक द्वीप था, ठीक है, भूमध्य सागर में एक द्वीप था, उसी द्वीप में इनका जन्म हुआ था। नेपोलियन ने 1789 में, याद रखिएगा
जो 1789 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ उसमें प्रथम काउंसलर का पद संभाला, तब से लेकर 1815 तक यूरोपीय राजनीति का पर छाए रहे। यानी कि यूरोप में जितने भी राजनीति हो रहे थे, सत्ता का अदलाव बदलाव, सत्ता पर अधिकार, नए राज्य का बनना, फिर पुनः नए राज्य का विखंडन करना, छोटे छोटे राज्यों को मिलाना, इस पे छाए रहे। कौन छाए रहे? तो देखिए यह है नेपोलियन बोनापार्ट, यही है नेपोलियन बोनापार्ट। इनके बहुत सारी कहानियां हैं, अगर ऐसा रहा तो हम लोग फिर कभी सुनेंगे। सैनिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात उसकी नियुक्ति साधारण सैनिकों के रूप में हुई थी। तो सबसे पहले उन्होंने सैनिक शिक्षा प्राप्त की, मैंने सेना के अधिकारी बनने का या सैनिक बनने के लिए जो शिक्षा प्राप्त की, और उसके बाद उनकी नियुक्ति क्या हुआ, एक साधारण से सैनिक, कहा जाता है तोप खाने में लगा उनका नौकरी ना, आर्टिलरी जो डिपार्टमेंट होता है उसी में लगा। अपनी योग्यता के बल पर वह आगे बढ़े और एक दिन 1804 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर बैठ गए। यानी कि क्या हुआ, उन्होंने अपनी योग्यता पर, ऐसा तो था नहीं कि वो कोई बड़े परिवार से आते थे, तो वो बड़े परिवार से नहीं आते थे, तो फ्रांस के राजगद्दी पर सम्राट कैसे बने, तो अपनी योग्यता से, अपने सैन्य कुशलता से, एक बेहतर सैन्य कुशल व्यक्ति था। अगर दुनिया में आप अगर कुछ सैन्य रणनीतिकारों का नाम लीजिएगा तो उसमें एक नाम नेपोलियन बोनापार्ट का आता है, एक सिकंदर अलेक्जेंडर को का नाम आता है, दूसरा आप एक चंगेज खान का नाम सुनिएगा। तो यह सब व्यक्ति है जो दुनिया में बेहतर सैन्य रणनीतिकार थे, जो सेना को सही ढंग से सही दिशा में मूव करना जानते थे कि कैसे करे कि युद्ध जीते जा सकते हैं। नेपोलियन ने प्रशासन की चुस्त बनाने के उद्देश्य से प्रांतों और जिलों को फिर से संगठित किया। यानी कि उन्होंने प्रशासन को क्या किया, चुस्त दुरुस्त किया, क्योंकि 1789 का फ्रांसीसी क्रांति इसलिए ही हुआ था क्योंकि वहां के जो प्रशासन थे, जो वहां का वो बेहतर ढंग से काम नहीं कर रहे थे और जनता को क्या हो रही थी, तकलीफ हो रही थी। तो इसी सब को ध्यान रखते हुए नेपोलियन ने क्या किया, प्रशासन को चुस्त बनाने का प्रयास किया और बहुत सारे बदलाव भी किए। नेपोलियन ने सभी तरह से के बिखरे कानून को संग्रहित कर एक नेपोलियन ने क्या किया कि जितने भी फ्रांस में अलग अलग कानून अलग अलग तौर पर लगा था, कोई कभी लगा दिया गया, कोई भी कानून कभी भी लगा दिया जाता था, और सब अलग अलग बिखरे थे। नहीं, सेना के लिए अलग कानून, आम जनता के लिए अलग कानून, कृषि के क्षेत्र में कर वसूलने के लिए अलग कानून, तो सबको इकट्ठा किया और एक कोड की रचना की, मतलब एक समझ लीजिए किताब कह सकते हैं, जिसे नेपोलियन कोड के नाम से जाना जाता था। नेपोलियन कोड के बारे में थोड़ा जान लें। नेपोलियन कोड यानी नेपोलियन संहिता, जिसको दोनों नाम से जानते हैं, आपके एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा कि नेपोलियन संहिता नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस में कब लागू किया। तो नेपोलियन संहिता नेपोलियन बोनापार्ट ने 1804 में जब वो फ्रांस का सम्राट अपने आप को घोषित कर दिए, तब उन्होंने पूरे फ्रांस के सभी नियम कानूनों को, रूल्स को इकट्ठा किया और उसको एक किताब में संग्रहित कर दिया, जिसको नेपोलियन संहिता कहते हैं। उसको कब लागू हुआ? 1804 में। नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा फ्रांस में लागू की गई एक नागरिक कानून संहिता था। यानी कि एक नागरिक कानून संहिता, नागरिक को क्या क्या अधिकार मिलेंगे, उनको क्या करना है, उनको कैसे करना है, इसके बारे में वो सभी लिखा है। जैसे आज हम लोगों के संविधान में, नहीं, संविधान में मौलिक अधिकार कह सकते हैं और भी बहुत सारे, पर मौलिक अधिकार कह सकते हैं एक ग्रुप है जिसमें नागरिकों के लिए बहुत सारे अधिकार मिले हैं। नहीं, नेपोलियन बोनापार्ट ने 1806 में, यह याद रखिएगा, एक केंद्रीय राष्ट्रीय संस्था बनाई जिसे यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रांस या इंपीरियल यूनिवर्सिटी कहा जाता था। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस में शिक्षा व्यवस्था बेहतर करने के लिए, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किसी भी देश को सुदृढ़ और मजबूत बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो कदम उठानी होती है वह शिक्षा व्यवस्था पर उठानी होती है। अगर किसी भी देश का शिक्षा व्यवस्था बेहतर नहीं होगा, उस देश का कभी विकास संभव होगा ही नहीं। तो कैसे?
तो याद रखिएगा, उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए केंद्रीय राष्ट्रीय संस्था बनाई, शिक्षा संस्था, ठीक है, जिसके क्या कहा गया, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रांस या इंपीरियल यूनिवर्सिटी कहा गया, ठीक है। अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए नेपोलियन ने कई कदम उठाए, उसमें बैंक ऑफ फ्रांस, एक याद रखिए, उन्होंने क्या बनाया, बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की, ठीक है। उन्होंने अर्थव्यवस्था या कर या किसी भी प्रकार के आर्थिक गतिविधियों को संभालने के लिए उन्होंने क्या किया, एक बैंक बनाया जिसको क्या कहा जा गया, बैंक ऑफ फ्रांस के नाम से जाना जाता है। 1804 ईस्वी में नेपोलियन को सम्राट की उपाधि प्राप्त हुई। तो 1804 में ही यह सब घटना तब घटी जब नेपोलियन अपने आप को सम्राट घोषित कर लिए। कब? अपने आप को, क्योंकि वहां कोई सत्ता के अधिकारी बचे नहीं थे, या बचे भी थे तो विरोध नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो सेना के सबसे बड़े अधिकारी थे और जो भी सत्ता चला रहे थे वो अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे थे या उनके पास उतनी शक्तियां थी नहीं। तो 1804 में तो आपसे पूछा जाएगा कि नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बने, तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट 1804 में बने, यानी कि 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के सम्राट बन जाते हैं। तो अगला हम लोग देखते हैं कि क्या है, तो अगला है कि वह संपूर्ण यूरोप पर अपना शासन कायम करने का बात सोचने लगे। यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट चाहते थे कि केवल फ्रांस नहीं, ऑस्ट्रिया उस समय एक बहुत माने राज्य था, उसके बाद ब्रिटेन हो गया, उसके बाद नेपोलियन का संघर्ष भी रहा किसके साथ, ब्रिटेन के साथ, क्योंकि ब्रिटेन भी उस समय महाशक्ति के रूप में उभर क्या रहा था भी, ठीक है, क्योंकि दुनिया के लगभग कई देशों पर उनका उपनिवेश था। तो नेपोलियन बोनापार्ट क्या करने लगे, तो पूरे यूरोप पर, वह दुनिया पर तो शासन करना चाहते थे, पर सबसे पहले सोचे कि पूरे यूरोप हमारे कब्जा में आ जाए। उन्होंने कई लड़ाइयां भी लड़ी और वही लड़ाइयां बाद में उनके हार का कारण भी बनी, जब उनका गलत निर्णय रहा। नेपोलियन ने इटली में ट्रांसपेडेन गणराज्य और सेस्लपाइन गणराज्य तथा जर्मनी में राइन संघ की स्थापना की। यानी कि अपने करीब दो राष्ट्र, एक थे इटली और दूसरा था जर्मनी, इसमें बिखरे हुए राष्ट्रों को क्या किया, इकट्ठा किया और एक संघ बनाया। इटली में दो संघ बनाए, जिसको एक ट्रांसपेडेन गणराज्य बोलेंगे और एक को बोलेंगे सिस्लेपाइन गणराज्य, और जर्मन में एक राइन संघ बनाई, यानी कि छोटे छोटे राज्यों को, छोटे छोटे जो वहाँ क्या थे, समझ लीजिए कि राज्य बिखरे हुए थे, उसको इकट्ठा करके क्या बना दिया, राइन संघ बना दिया। किसने बनाया, तो राइन, एक और प्रश्न हुआ कि राइन संघ की स्थापना किसने किया, तो नेपोलियन बोनापार्ट। याद रखिएगा कि राइन संघ की स्थापना किसने किया, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन ने इटली और जर्मनी के भावी एकीकरण की नींव तैयार कर दिया। तो याद रखिएगा कि अगर बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे इसी यूरोप में राष्ट्रवाद के में, इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण। तो इटली का एकीकरण क्यों हो पाया और जर्मनी का एकीकरण क्यों हो पाया, क्योंकि उसका जो बेस था, आधार था, वो किसने रख दिया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने रख दिया था। पोलैंड में राष्ट्रवादी भावना जागृत करने के लिए वर्षा डी ग्रैंड डच की स्थापना की। 1813 में ईस्वी में इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया और प्रसा ने मिलकर नेपोलियन को हराया। यानी कि जब एक और घटना हुई कि बीच में 1812 में इन्होंने रूस पर हमला कर दिया, और रूस का क्षेत्र उस बड़ा है, रूस बहुत बड़ा क्षेत्र है, और वहाँ एक सबसे बड़ी समस्या यहाँ है कि वो बहुत ही ठंडे इलाके में पड़ते हैं। तो जब रूस के क्षेत्र में उन्होंने हमला किया तो रूस के सम्राट पीछे चले गए, और जो उस बर्फीले इलाका में नेपोलियन की सेना फंस गई और वहां उनको बहुत नुकसान हुआ, जिसके कारण वो थोड़ा सा कमजोर पड़े। इसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए कौन कौन, इंग्लैंड और उनका पड़ोसी देश ऑस्ट्रिया और एक और देश था प्रसा, यह तीनों ने मिलकर उन पर क्या कर दिया, हमला कर दिया, जिसके कारण वो पहले से रूस में पर हमला के कारण कमजोर हो ही गए थे, उसके कारण ये हार गए।
और उसे बंदी बनाकर एल्वा उन्हें बंदी बनाया गया। जब हारने के बाद कोई भी जो सेनापति होता है, राजा होता है, उसको बंदी बनाया जाता है, तो बंदी बनाया गया और उनको एल्वा नामक एक द्वीप था, उसी द्वीप पर इनको क्या कर दिया गया, बंद करके रखा गया। मौका पाते ही नेपोलियन क्या किए, वहां से भागकर फ्रांस चले गए। तो वहां जब भी उन एल्वा नामक द्वीप पर कोई सुरक्षा में चूक हुई होगी, नहीं, उसी चूक को पाकर वहां से नेपोलियन बोनापार्ट भागे और फिर लौट के कहा चले आए, फ्रांस चले आए। और फिर उन्होंने क्या किया, फिर 1815 ईस्वी में वाटरलू में उनके शत्रुओं ने फिर उसे शिकस्त दिया, यानी कि फिर उनकी लड़ाई क्या हुआ, वाटरलू में। ठीक है, तो वाटरलू में क्या हुआ कि उनकी हार हुई फिर से। फिर जब वो आए फ्रांस, तो फिर उन्होंने सेना बनाई और फिर जिन जिन देशों ने उनको 1813 में हराकर और बंदी बनाया था, तो उन पे हमला किया। यहाँ और भी थोड़ा कमियां है कि वो थोड़ा देर और समय लेते, मजबूत होते और युद्ध करते, तो समय चांसेस थे कि जीत जाते, समय देते तो। पर क्या हुआ कि नहीं हुआ। 1815 में मात्र 100 कुछ दिन हुए थे, जिसके बाद उन्होंने लड़ाइयाँ शुरू कर दी। फिर तो क्या हुआ, शिकस्त मिल गया, हार गए वो 1815 में। और उसे इस बार फिर पकड़ा गया और उन्हें इस बार पकड़ के क्या किया गया, सेंट हेलेना एक द्वीप है, सेंट हेलेना द्वीप है, द्वीप में रखा गया, जहां 6 वर्ष के बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो 6 वर्ष के बाद कब, तो ये समय हो जाएगा, 6 जोड़ दीजिएगा 15 में, तो 1821 हो जाएगा। यानी कि 1821 में किनकी मृत्यु हो जाती है, तो नेपोलियन बोनापार्ट का। नेपोलियन बोनापार्ट 1821 में मर जाते हैं। पर उससे पहले क्या हो जाता है, तो फ्रांस की राजगद्दी फिर से पुराने राजवंशों को मिल गई। तो क्या हुआ कि जब नेपोलियन बोनापार्ट का 1815 में हार हो जाती है, मृत्यु हो जाती है 21 में, तो 21 में नहीं, 1815 में हार के बाद ही जो पुराने, जो 1789 के क्रांति के पहले जो वहां के राजवंश थे, उनको फिर से फ्रांस की गद्दी को दे दिया गया। नहीं, जो उस समय बुर्बोर राजवंश की सत्ता था, उनको दे दिया गया। फिर देखिए तो क्या हुआ, यह सत्ता देने के लिए एक मीटिंग बुलाई गई, क्योंकि जब भी कोई हारेगा तो जीते हुए लोग हारे हुए लोगों का क्षेत्र बांटेंगे, जो हार जाएगा उसके क्षेत्रों को बांट लिया जाता है, किसके बीच में, जीते हुए लोगों के बीच में। जो जीतेगा उसको कुछ जीतने का कोई इनाम मिलना चाहिए ना, तो मिले। तो उसी जब नेपोलियन हार गए, उनके हारने के बाद फ्रांस के क्षेत्रों को बांटने के लिए एक सम्मेलन हुआ, मीटिंग हुआ, जिसको कहा गया वियना कांग्रेस। वियना कांग्रेस, अब याद रखिएगा कि वियना ऑस्ट्रिया, जो ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर था, उसी की राजधानी थी वियना। ठीक है, तो वियना शहर में क्या हुआ, एक मीटिंग हुआ, जिसको वियना कांग्रेस कहा जाता है। तो वियना कांग्रेस है क्या, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में ना मेटरनिक ने क्या किया, जीते हुए देशों का मीटिंग बुलाया, जिसमें क्या होना था, नेपोलियन के क्षेत्रों को अपने आपस में बांटना और फिर फ्रांस में किसका, पुराने राजवंशों की स्थापना करने के लिए यह मीटिंग बुलाई गई थी। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, नेपोलियन के पतन के पश्चात, नेपोलियन जब हार गया, उसके बाद मरा नहीं अभी, तो उसको सेंट हेलेना द्वीप पर रखा गया है। अब मरेगा कब, 1821 में। यूरोप के विजयी राष्ट्र, माने जो भी यूरोप में विजयी राष्ट्र थे, जैसे कि कौन थे उस समय, ब्रिटेन, प्रशा, नहीं, ऑस्ट्रिया, तो ये मिले, कहाँ मिले, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। कब मिले, 1815 में। ऐसे 1814 में कुछ रिकॉर्ड में देखा जाता है कि सितंबर 1814 से ही यह मीटिंग चला और जून 1815 तक चला, में एकत्र हुए। ठीक है, और इसके उद्देश्य यूरोप में पुनः उसी व्यवस्था को स्थापना करना था, जिसे नेपोलियन के युद्धों और विजयों के अस्त व्यस्त कर दिया था। यहाँ एक बात समझना पड़ेगा, नेपोलियन को कुछ लोग तानाशाह भी मान सकते हैं, और नेपोलियन ने क्या किया, युद्धों के द्वारा लोगों में अपने राष्ट्र के प्रति राष्ट्रवाद की भावना पैदा की। क्या किया कि जो लोग अलग अलग मुद्दों पर बिखरे हुए थे, उनको एक मुद्दा दिया और संघ बनाकर उनको इकट्ठा किया। जैसे बाद में जब जर्मनी का एकीकरण होगा, तो जर्मनी का एकीकरण के लिए बेस बनाया राइन संघ।
ठीक है। इटली का एकीकरण होगा, उनके लिए भी बेस बना के दिया। तो नेपोलियन ने क्या किया था कि जो पुरानी रूढ़िवादी राजतंत्र या जो भी व्यवस्था था उसको तोड़ा था और नई व्यवस्था बनाया था। उदारवाद नहीं, राष्ट्रवाद, इस सब की भावना नेपोलियन ने अब यूरोप में फैलाया था। तो अब क्या था कि यहाँ मीटिंग के कारण जो पुरानी व्यवस्था था उसको लाना था, यानी कि पुराने जो राज व्यवस्था थी उसी को क्या करना था, पूरे यूरोप भर में फैलाना था, ठीक है, लागू करवाना था। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक, यह मीटिंग को जो लीड किया, हेड था, वो क्या था, ऑस्ट्रिया का चांसलर था जिसका नाम था मेटरनिक। याद रखिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है इतिहास में। मेटरनिक का पहल पर वियना में कांग्रेस सम्मेलन किया। कहता है कांग्रेस का मतलब होता है मीटिंग करना, मिलना, जहां मिलने के स्थान को कांग्रेस कहा जाता है। इस सम्मेलन में ब्रिटेन, कौन कौन आए थे, याद रखिएगा, ब्रिटेन आया था, और कौन है, रूस आए, और कौन है, प्रशा, जो बाद में जर्मनी के एकीकरण में योगदान निभाएंगे, और कौन है, ऑस्ट्रिया। जैसे यूरोपीय शक्तियों ने भाग लिया, यानी कि इन शक्तियों ने क्या किया, भाग लिया, और फ्रांस के भी राजा आए थे, और इन्होंने मिलके नेपोलियन के लाए हुए बदलाव को हटाया गया और फिर पुनः पुराने व्यवस्था को लागू कर दिया गया यूरोप में। तो यह देखिए मेटरनिक है। तो मेटरनिक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। वियना सम्मेलन के बाद ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने यूरोपीय व्यवस्था स्थापित की। यूरोपीय व्यवस्था स्थापित करने में मुख्य भूमिका निभाई। जो नेपोलियन ने जो पूरे यूरोप को अस्त व्यस्त करके एक नया विचारधारा में डालकर चले गए थे, उसको, उस नए विचारधारा को खत्म करना और फिर पुनः उस पुराने विचारधारा को लागू कराने में मेटरनिक ने क्या किया, ये अहम योगदान निभाया। उसका मूल मंत्र था बिना परिवर्तन किए शासन करो, यानी कि जो पुराना व्यवस्था था उसी को लाओ और बिना परिवर्तन किए क्या करो, शासन करो। देखिए यहाँ आपको मेटरनिक के चित्र दिए गए हैं। तो आज बस इतना ही। अब हम लोग जानेंगे कि जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, इटली का एकीकरण कैसे हुआ, नहीं, फ्रांस में और भी दो क्रांति हुआ, 1830 की क्रांति और 1848 की क्रांति, उसके क्या कारण थे। तो इसी के साथ आज हम लोग करते हैं, और इस YouTube चैनल पर आपके लिए सभी विषयों की वीडियो आते रहेंगे। आपको क्या करना है, इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद।